फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल नर्मदा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम बीएससी थर्ड ईयर में इकोलॉजी का पेपर पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में देखा था और उसमें हमने उनकी अनुकूलन क्षमताओं के बारे में देखा और उसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल रूप को हमने कंप्लीट किया था कि किस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम जीरोफाइट्स प्लांट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और फिजियोलॉजिकल कार्य के रूप में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उनमें अनुकूलन क्षमताएं विकसित हुई और वह आंतरिक शारीरिक रूप में किस प्रकार से अनुकूलन क्षमताओं को विकसित करते हुए मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय आवासों में वह अपने सर्वाइव करने के लिए अनुकूलित हो गए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एनाटॉमिकल एडेप्शंस, जिसमें कि अपना आता है आंतरिक संरचना के तौर पर अनुकूलन क्षमताएं। तो अपने जीरोफाइटिक्स प्लांट में क्या है, आंतरिक संरचना में जैसे मूल, तना, पत्ती की आंतरिक संरचनाओं को हम देखते हैं तो सभी की संरचनाओं का अध्ययन करने पर हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनका सभी का ही एक काम होता है और वह काम क्या है कि जल की हानि को कम करो। क्या करो? जल की हानि को कम ही कर दो। अगर जल की हानि कम होगी तो वह मरुस्थलीय आवास में अपने जीने के लिए लायक पादपों में जल आवश्यक हो जाएगा। तो क्या होता है कि इनकी संरचनाओं में ऐसी अनुकूलन क्षमताएं विकसित हुई जिससे कि क्या हुआ कि जल की हानि कम हो और जल का अपशोषण अधिक हो। जहाँ से भी जल मिले वहाँ से जल को अपशोषित करो। किसी भी प्रकार से जल की मात्रा को अपने प्लांट्स में पूर्ति ही करना इनका उद्देश्य रह जाता है। इनकी बात हमने पिछली वीडियोस में भी हम कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इन पादपों के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में देखें तो इन पादपों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें कैसी होती हैं? मूसला मूल होती हैं। टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है और इन मूसला मूलों में क्या होता है, ये मूलें इतनी वृद्धि करती हैं कि अत्यधिक मीटर 10 से 20 मीटर तक इनकी लंबाई बढ़ जाती है और ये क्या करती हैं, जहाँ पे भी ये पानी मिलता है भूजल स्तर में भी ये पहुँच जाती हैं, जिनको हम फ्यूमेरोफाइट्स जड़ें भी कह रहे थे। तो इन मूसला मूल जड़ों में क्या होता कि अपना एलोंगेशन, जिससे क्या है वृद्धि करना इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था। एलोंगेशन, वृद्धिकारी जड़ें थी, वृद्धि का गुण इनमें पाया जाता था। ये कम समय में ही अत्यधिक वृद्धि करने वाली थी। तो इस प्रकार से मूसला मूल क्या थी, जल की खोज में अपने आंतरिक भागों तक भी, जल के अपने भूमि के आंतरिक भागों तक भी पहुंच जाती हैं। उसके बाद में हम इन पादपों के वायवीय भागों में हम देखें तो तना व पत्ती इसके वायवीय भाग होते हैं जो वायु के संपर्क में रहते हैं। तो इन पादपों के वायवीय भागों में जैसे कि तना, पत्ती आदि की संरचना को हम देखें तो इन पर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयरिंग होती है। क्यूटिकल इसमें पाया जाता है और जब क्यूटिकल इसमें पाया जाएगा तो क्या होगा, वह जल की हानि को कम करेगा, बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को कम कर देगा। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयरिंग इसमें प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पादपों का जो तना होता है वह कुछ मोटा व गूदेदार भी होता है क्योंकि वह भोजन का संग्रहण भी कर लेता है। और तने की आंतरिक संरचनाओं में हम देखें तो इसमें क्या होता है, बातरंध्र जो होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं। क्या होते हैं? बातरंध्र अंदर की ओर धंसे हुए हैं। जो तने पर पाए जाते हैं उनको बातरंध्र बोलते हैं। तो बातरंध्र अंदर की ओर धसे हुए अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिससे अंदर की ओर धसे होंगे तो इनमें क्या है, बाष्पोत्सर्जन कम होगा। उसके बाद में हम पत्तियों पर देखें तो पत्तियों की अधिचर्म पर एपिडर्मिस के बाहर क्या है, क्यूटिकल लेयर्स प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस लेयर के बाहर अपना क्या पाया जाता है, क्यूटिकल लेयर। ठीक है, और क्यूटिकल लेयर इसमें बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को, जल की हानि को क्या कम पहुंचाती है, कम कर देती है, क्योंकि क्यूटिकल लेयर जो होती है वो जल अवरोधी होती है। और अपन क्या करें कि
और भी कई प्लांट्स की अगर बात करें, उनकी पत्तियों की संरचना को हम देखें तो इस क्यूटिकल लेयर के बाहर भी एक पतली संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं मोम या बैक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? मोम या बैक्स की पतली संरचना भी हमें क्या है, दिखाई देती है। तो आपको जब आपने क्या है कैलोट्रोपिस का पादप देखा होगा, उसकी पत्तियों को देखना, उसके ऊपर मोम जैसा पदार्थ भी हमें देखने को मिलता है। तो कैलोट्रोपिस की पत्तियों में इस प्रकार के अनुकूलन क्षमताएं विकसित होती हैं। अब इन पत्तियों में हम और भी देखें तो इनकी पत्तियां क्या है, मोटी व गूदेदार संरचना युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी व गूदेदार होती हैं, गूदेदार संरचना को वे रखती हैं। और ये मोटी व गूदेदार संरचना जो होती हैं, ये भोजन के संग्रहण से या पत्तियों में भी क्या है, जल का संग्रहण हो जाता है। जल व भोजन संग्रहण से क्या हो जाती हैं, ये पत्तियां मोटी व गूदेदार हो जाती हैं। उसके बाद हम इनकी पत्तियों में देखें तो क्या है कि अधिचर्म व हाइपोडर्मिस की लेयरिंग होती है। क्या होता है? अपना एपिडर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे अपना हाइपोडर्मिस भी है, और हाइपोडर्मिस के नीचे अपना कॉर्टेक्स एरिया भी पाया जाता है। और इन तीनों एरियो में क्या होता है, लिग्निन व सुबेरिन का क्या होता है, जमाव होता है। लिग्निन व सुबेरिन पदार्थ अपने लिग्निन और सुबेरिन पदार्थ जमाव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होगा तो जल की हानि कैसी होगी, कमी होगी। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पत्तियों की जो अधिचर्म के नीचे या अपने पत्तियों के पृष्ठीय भाग पर क्या है, रंध्र भी पाए जाते हैं। तो रंध्रों की संख्या क्या होती है, पृष्ठीय भाग पर या निचली सतह पर रंध्र कैसे होते हैं, अत्यधिक होते हैं। ठीक है, अत्यधिक रंध्रों की मात्रा होती है, लेकिन जो ये रंध्र होते हैं वो अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं और सामान्यतः क्या होते हैं, बहुरंध्रीय अवस्था में रहते हैं। ये अंदर की ओर धसे और क्या है, अंदर की ओर धसने से क्या है, बहुरंध्रीय अवस्था में भी ये पाए जाते हैं। बहुरंध्रीय अवस्था में यह उपस्थित हैं। अब जब रंध्र के बाहर बहुरंध्रीय अवस्था होगी तो क्या होगा कि अत्यधिक रंध्र अपने इसको पानी की हानि को कम पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से इनमें गर्त में रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि रंध्र, गर्तिल रंध्र जो होते हैं वो कनेर और कैजुराइना में हैं, जो कि वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पादपों में क्या है, कॉर्क व बार्क। कॉर्क को बोलते हैं हम काग और बार्क को बोलते हैं हम छाल। तो कॉर्क व बार्क हमें इसमें उपस्थित होती है इनके तनों में, संरचनाओं में। और ये कॉर्क और बार्क क्या करती है, जल की हानि को कम पहुंचाती है। तो जल की हानि कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें ये संरचनाएं होती हैं। अब हम इन पादपों में क्या है, और भी कई सारे गुण हैं, जैसे कि रंध्रों की संख्या निचली सतह पर अधिक है। कहाँ पर है, निचली सतह पर। और निचली सतह पर क्या होता है, कुछ रंध्र अपने प्लेट साइज के भी होते हैं। कल की क्लास में हमने प्लेटेड रंध्रों को भी देखा था, जो कि क्या है, रंध्र प्लेट के समान व्यवस्थित थे अपने ऐसे रंध्र थे अपने। हमने इस स्ट्रक्चर्स को कल भी देखा था। तो ये अपने क्या होते हैं, प्लेट स्टोमेटा। ठीक है, तो कुछ स्टोमेटा का क्या है, अपना एक रूपांतरण अलग से पाया जाता है और वह एक अपना प्लेट स्टोमेटा फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्र पे होते हैं। और इनमें क्या है, जब कोई सूर्य की किरण पड़ेगी तो इनका ताप भी अधिक नहीं होगा और अपना जल की हानि इसमें कम होती है। तो इसमें एक रूपांतरण पाया जाता है।
अब इसके बाद में हम इनके आगे और भी कई गुणों के, जैसे कि कई पादप ऐसे होते हैं जो कि इनकी पत्तियों में व जड़ों में क्या करते हैं, जल को स्टोरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, जल को स्टोरेज करेंगे, जल का वह जमाव कर लेंगे, जिससे कि कभी भी जल की हानि होगी तो वह क्या होगा, जल की पूर्ति को करेंगे, तो वह अपनी क्या कहलाएंगी, मृदु पर्णी पादप। क्या कहलाएंगे, अपनी मृदु पर्णी पादप वो कहलाते हैं। तो मृदु पर्णी पादप में क्या हुआ कि पत्तियां व तना जल का संग्रहण करते हैं, तो वह क्या कहलाएंगी, मृदु पर्णी पादप। ये अपना उदाहरण मिलता है सबसे अच्छा केर में। किसमें, केर में। ठीक है, तो केर में हमें देखने को मिलती है मृदु पर्णी पत्तियां। उसके बाद में हम कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें कि वो क्या करेंगी, उनमें वुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। और वुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, पत्तियों, जब क्या होता है, पत्तियों की संरचना को देखते हैं हम अपने मरुस्थलीय पादपों की पत्तियों में, तो उसमें एक वुलिफॉर्म संरचना भी हमें पाई जाती है जो कि पत्तियों के ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। तो वुलिफॉर्म या वुलिफॉर्म सेल्स उसको बोलते हैं। तो ये वुलिफॉर्म सेल्स क्या करेंगी, जब मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि होगी, शुष्कता आरंभ होगी, तो यह सेल्स उन पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, कम करने के लिए अपने स्थान से क्या है, मुड़ जाती हैं, गोल हो जाती हैं। तो क्या होगा, पत्तियां गोल बह घूम जाती हैं। किसके कारण घूम रही हैं, वो वुलिफॉर्म सेल्स के कारण। तो ये अपना क्या है, इम्पोर्टेंस है ये कि वुलिफॉर्म सेल्स ही उनमें क्या है, पत्तियों के घुमाव के लिए उत्तरदायी होती हैं। किस अवस्था में, शुष्कता की अवस्था में। अब जब इन पादपों में शुष्कता कम हो जाएगी, जल की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, तो यही अपनी वुलिफॉर्म्स इन गोल व घूमी पत्तियों की संरचना को क्या कर देती हैं, सीधी कर देती हैं। क्या कर देती हैं, सीधी कर देती हैं, अपनी सामान्यतः अवस्था में ले आती हैं। पादपों का जब वुलिफॉर्म सेल से शुष्कता होने पर क्या हुआ, एक बार तो घूम गई, और जब शुष्कता कम हो जाती है तो वह अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। तो यह मरुस्थलीय पादपों में हाइड्रोचेसी का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हाइड्रोचेसी का गुण कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रोचेसिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है ये। तो आप इसको एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा भी गया है कि हाइड्रोचेसिस को डिफाइन करें, बताएं हाइड्रोचेसिस को, और इन किन पादपों में और किस सेल्स के रूप में होती है। तो वुलिफॉर्म सेल्स इसको करती हैं, हाइड्रोचेसिस को। और ये कुछ टेरिडोफाइट्स में भी हमें पाई जाती हैं हाइड्रोचेसिस का गुण। कुछ टेरिडोफाइटा प्लांट में भी पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में कुछ फर्ण के पादप ऐसे होते हैं जो कि अपने जलीय अवस्था में उनको डाल दें तो वे अपने क्या है, खिल जाते हैं, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। जैसा प्लांट होता है अपना स्वस्थ, वे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब उनमें शुष्कता आरंभ हो जाती है तो बिल्कुल वो सिकुड़ जाते हैं, उनसे नमी खिंच चली जाती है। तो उनको बोलते हैं हम पुनर्जीवी पादप। क्या नाम देंगे उनको हम, पुनर्जीवन पादप। तो पुनर्जीवन पादप होते हैं। इन पादपों में अपना टेरिडोफाइट्स पादप आते हैं। और सामान्यतः यह जो पुनर्जीवी पादप होते हैं इनमें अपना स्लेजिनेला भी आता है। और पुनर्जीवन पादपों का दूसरा नाम भी होता है अपना प्रोपोफाइट। क्या होता है अपना दूसरा नाम, प्रोपोफाइट पादप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पादप भी अपने कहलाते हैं। आपने कभी भी आपने बस स्टैंडों पर या कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग जादू करते हैं। क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, उसमें वो पानी में क्या करते हैं, एक छोटा सा कुछ रूखा सा अपनी एक कुछ भूसा जैसी संरचना जो होती है, मतलब कहने को मतलब
कूड़ा करकट से उसमें डाल देते हैं पानी में, और जैसे ही वो पानी में जब डालते हैं तो वो क्या है, खिल जाता है, बिल्कुल हरा हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है, अपना स्लेजिनेला ही होता है अपना, जो कि एक टेरिडोफाइट्स पादप ही होता है। स्लेजिनेला क्या होता है, अपना स्लेजिनेला होता है। और स्लेजिनेला को अपन क्या है, संजीवनी पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, संजीवनी पादप के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये जब पानी में इसको डालते हैं तो पानी में डालती है क्या होता है, खिल जाता है, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो स्लेजिनेला इस संजीवनी पादप। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके जो पादपों में बार्क भी है, कॉर्क भी अवस्था पाई जाती है। तो अपनी क्या है, मोटी वित्तीय संरचना भी इनमें देखने को मिलती है। क्या है, बार्क और कॉर्क तो पाई जाती है, लेकिन इनकी जो अधिचर्म होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी अधिचर्म। ठीक है, हार्ड संरचना होगी। और जब मोटी अधिचर्म पाई जाएगी तो इन पादपों में क्या होगा, जल की हानि कमी होगी। और हम देखते हैं कि यह जो अधिचर्म होती है इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं सामान्यतः, और पास पास में सटी हुई होती हैं, मतलब चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं अधिचर्म की कोशिकाएं। अब जब अधिचर्म की कोशिकाएं ही छोटी हैं और पास पास में जब सटी होती हैं तो इनमें बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया क्या है, कमी हो जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया कम होगी, जल बाष्प की हानि कम होगी, जल की हानि कमी होगी। तो इस प्रकार से मोटी अधिचर्म और अधिचर्म की कोशिकाओं की बात करें तो वे छोटी और चिपकी हुई होती हैं। अपन में क्या है, आसपास के पादप में हमको कनेर देखते हैं, नेरियम जिसको हम बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इज नेरियम। तो नेरियम में क्या होता है कि जब हम इसकी पत्तियों की अधिचर्म को हम जब स्ट्रक्चर्स में अध्ययन करते हैं तो इसकी अधिचर्म क्या है, छोटी और पास पास में चिपकी तो होती है, लेकिन बहुचर्मी अवस्था बनाती है। मतलब अधिचर्म के बाहर भी कई सारी कोशिकाएं अपने प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार के अधिचर्म ये सेल्स हैं अपनी एपिडर्मिस सेल्स, तो उनमें बाहर की ओर भी यह ढके हुए रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन बहु अधिचर्मी कोशिकाएं। तो ये स्थिति हमें क्या किस में मिलती है, कनेर में। किस में, कनेर में। तो कनेर की जब आप पत्तियों को देखना, कनेर के सामान्य पादप हमें आसपास मिल जाते हैं, उनकी पत्तियों को लाना, उसकी सेक्शन कटिंग करना और माइक्रोस्कोप में स्टेन करके उसको देखना, आप विजुलाइज करना, तो आपको ये एपिडर्मिस मल्टी लेयर्स में आपको दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें कि अपना जो मरोद्भिद पादप होते हैं उनकी पादपों में क्या है, कुछ अपने यांत्रिक ऊतक भी पाए जाते हैं। क्या, यांत्रिक ऊतक, जो कि इनके यांत्रिक सपोर्ट में काम करेंगे। और ये यांत्रिक ऊतक क्या होते हैं, इनके स्थायित्व को, आधार को प्रदान करते हैं। और उसमें सामान्यतः अपने क्या है, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, क्योंकि हार्ड ऊतक होते हैं, हार्ड संरचना के बने हुए होते हैं। तो जब ये स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा इनमें पाया जा रहा है तो इससे क्या होगा, इनमें जल की हानि कमी होगी और ये पादप क्या है, थोड़े से कठोर संरचना में आ जाते हैं। उसके बाद में इन पादपों में हम देखें इनकी पत्तियों की संरचना में तो कुछ मृदु ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैलीसैड टिश्यू। क्या नाम देते हैं उनको हम, पैलीसैड टिश्यू, मृदुती ऊतक। इनकी पत्तियों की संरचना में यह पाए जाते हैं। अब ये पैलीसैड टिश्यू होते हैं, पर्णमध्यूतक या मृदुत की कोशिकाएं या ऊतक, ये क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। और पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होने से क्या है, ये बाष्पोत्सर्जन की हानि को कम पहुंचाते हैं। थोड़े बहुत ऊपर की ओर भी होते हैं संरचना में, वहाँ पर भी क्या है, बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से अपना पैलीसैड टिश्यूज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें कि कुछ स्पंजी ऊतक भी इसमें सामान्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो संवहन तंत्र होता है उसमें जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम अपना विकसित प्रकार का पाया जाता है और जाइलम में वाहिनिकाएं या वेसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो वैस्कुलर बंडल जो होता है डेवलप होता है, ठीक है।
डेवलप होने से उसमें जाइलम और फ्लोएम कैसा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सुविकसित होता है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और जाइलम की अगर बात करें तो उसमें जाइलम में वाहिकाएं बेसल्स की संख्या क्या है, अधिक होंगी और उसकी कोशिका भी कैसी होंगी, बड़ी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम और भी इनके एनाटॉमिकल गुणों को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो अपने कुछ मरोदभिद पादप ऐसे होते हैं कि उनके, या सभी मरोदभिद पादपों की बात हम करें तो उनकी कोशिकाएं कैसी होंगी, छोटी छोटी संरचनाओं में होती हैं। सेल साइज उसमें कैसी होंगी, छोटी हमें दिखाई देती हैं। तो सेल साइज छोटी होती है और छोटी होने से ये आपस में क्या है, जल की हानि को कमी करेंगी और चिपकी हुई अवस्था में भी ये रहती हैं। तो इनका जो जीवद्रव होता है अंदर की ओर कोशिकाओं में, उसका आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आयतन जैसे ही कम होता है तो आपने आयतन कैसा है, कम। आपने जीवद्रव्य तंतु का नाम तो सुना होगा, प्लाज्मोडोमेस्टा। तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडोमेस्टा की भी संख्या कम हो जाती है। जीवद्रव्य तंतु, तो जीवद्रव्य तंतु भी इसमें कम हो जाते हैं और जीवद्रव्य तंतु इसमें कम होते ही क्या होगा, ये जल की हानि को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है। और वो क्या करते हैं, जो जीवद्रव्य तंतु का जो कम होना है या इनकी संख्याओं में जो कम होती है, यह एक अनुकूलन क्षमता ही है। इस पादपों में क्या है, एक अनुकूलन क्षमता ही विकसित होती है, जिससे कि क्या होगा, ये निर्जलीकरण को प्रेरित करता है। क्या करेगा ये, निर्जलीकरण जिसमें हो जाता है डिहाइड्रेशंस, तो ये क्या करेगा कि अपने जल की हानि को कम पहुंचाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें कि इनके यांत्रिक ऊतक स्क्लेरेन कायमा में, हमें स्क्लेरेन कायमा की जब हम संरचना को पढ़ते हैं तो ये इसके दो टाइप होते हैं। वन होता है स्क्लेरेन फाइबर्स एंड सेकंड होता है अपना स्क्लेरेट्स। क्या होता है अपना, स्क्लेरेट्स। तो जो अपने फाइबर्स होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और जो स्केलेट्स होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये स्केलेट्स अपने अलग अलग संरचनाओं में होते हैं। ऑक्टा स्केलेट्स भी होते हैं, अपने पेंटा स्केलेट्स भी होते हैं और अपने ब्रैंकियल स्केलेट्स भी होते हैं और ऑस्टियो स्केलेट्स भी होते हैं, जिनमें कि अपन अस्थि स्केलेट्स, अपने ब्रैंकियल की दृढ़पर्णी स्केलेट्स, इस प्रकार से इनमें डिफरेंट टाइप के स्केलेट्स, जिनमें कि अपना ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टाइप बताया अपना ब्रैंकियल स्क्लेरेट्स। ठीक है, पेंटा स्क्लेरेट्स। तो ये स्केलेट्स का सब क्या है, इनमें यांत्रिक सहायता प्रदान करने में काम आते हैं और इनकी संरचनाओं को कठोर बनाते हैं, जिससे कि जल की हानि कम हो। तो ठीक है, इस प्रकार से अपनी क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होती हैं। अब उसके बाद में हम इनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में इनमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, आप इनको जो भी अनुकूलन क्षमता है इनको याद किया करो और थोड़ा बहुत इनको क्या है, समय समय पर याद लर्न भी किया करो, जिससे क्या है आपको ये हमेशा याद रहें, बाद में इनको दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर रिवाइंड कर आप थोड़ा समझा करो। अगर उससे भी नहीं आए तो आप मुझसे संपर्क करो। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं इनकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम देखते हैं कार्य की अनुकूलन क्षमताओं में हम देखें तो क्या होता है, ये पादप अपने मरुस्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं और मरुस्थलीय वातावरण में क्या होगा, शुष्कता भी आएगी। शुष्कता आने से इसमें जल की हानि कमी होगी। तो ये पादप क्या है, जल की हानि को कम करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को ये क्या है, सीधा ही ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश को सीधा ग्रहण करते हैं ये,
और सीधा ग्रहण करने से क्या होता है, ये पादप में तापमान अधिक हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और टेम्परेचर हाई होने से यह पादप अपने सर्वाइव करने के लिए लायक हो जाते हैं। और ये जब इनमें कार्य की अनुक्रियाएं अपने क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, बाष्पोत्सर्जन की दर इनमें अत्यधिक हो जाती है। और बाष्पोत्सर्जन की दर जब इनमें अत्यधिक हो जाती है तो ये क्या करेंगे, अपने जल की हानि को अत्यधिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से कार्य की क्रियाएं अपने क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन इन पादपों में कुछ अनुकूलन क्षमताएं विकसित हो जाती हैं जिससे कि क्या होगा, ये अपनी कार्य की अनुकूलन क्षमताओं से जल की हानि को कम कर देते हैं, जिनमें कि अपन देखते हैं कि अभी हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में देखा कि इनकी पत्तियों में हमें रंध्र नीचे की तरफ मिलते हैं। तो कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मरुस्थलीय पादपों में जो बाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। बाष्पोत्सर्जन कम पाया जाता है ऐसा माना जाता है। लेकिन अपने एक वैज्ञानिक थे मैक्सिलॉव, जिन्होंने क्या है, ये बात बताई थी कि इन पादपों में बाष्पोत्सर्जन की दर कम नहीं होती है, वो क्या है, अपने पूर्ण रूप से ही पाई जाती है। और इनमें जो बाष्पोत्सर्जन है वो सामान्य पादपों की तरह ही अधिक होता है, लेकिन जो रंध्र होते हैं वे नीचे की तरफ होते हैं। कौन से वैज्ञानिक थे, अपने मैक्सिलॉव। तो मैक्सिलॉव ने बताया कि जो अपना बाष्पोत्सर्जन है वो सामान्यतः दर से ही इनमें प्रारंभ होता है। सामान्यतः बाष्पोत्सर्जन दर होती है इनमें, ठीक है। और लेकिन जब इनमें बाष्पोत्सर्जन दर सामान्य है लेकिन रंध्र जो क्या है, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, तो उस पर क्या है, सूर्य का तापमान सीधा नहीं पड़ पाता है और बहुरंध्रीय अवस्था भी इनमें पाई जाती है, प्लेट्स स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, जल की हानि को कम कर देते हैं, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन जल की हानि में जल वाष्प के रूप में जल का जो मात्रा है वो कम है। जल की काम आ रहा है, जल की मात्रा वो कैसी है, तुलनात्मक रूप से कम होती है, ठीक है। आप इस बात को हमेशा नोट करके रखना कि मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन तो उसी प्रकार से चलता है जैसे कि सामान्य पादपों में चल रहा है, लेकिन जब जल की हानि होती है बाष्पोत्सर्जन में तो कुल जल की मात्रा जो होती है हानि में वो कैसी है, कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन पादपों में यह अनुकूलन क्षमताएँ विकसित हुई। उसके बाद में हम नेक्स्ट अनुकूलन क्षमता देखते हैं। तो इन पादपों में क्या है, कुछ अपने स्रावी कोशिकाएं इनमें उपस्थित होती हैं, जैसे कि अपना पाइनस में आपने देखा होगा रेजिन पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है, चीड़ में भी होता है और अपने आँख में भी लैटेक्स पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनकी स्रावी कोशिकाओं से कुछ द्रव्य निकलता रहता है, कुछ श्राव करते रहते हैं और ये अपने कुछ एंजाइम्स फॉर्म में श्राव होते हैं या कुछ पदार्थ के रूप में ये श्राव कार्य करते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में पेंटोज एक पदार्थ निकलता है, यह एक कार्बोहाइड्रेट ये होता है अपना, क्या होता है अपना, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह पेंटोज क्या करता है, अपने मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि को कम करता है। क्या करेगा, जल की हानि कम कर देता है। तो इस प्रकार से पेंटोज की लेयर इनमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब पेंटोज इसमें पाया गया जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या है, अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग कन्वर्ट होता रहता है और इससे फिर अपन क्या नाम देते हैं, एक जलवंधक। क्या नाम देते हैं हम इसको, जलवंधक। तो मरुस्थलीय पादप में पेंटोज एक जलवंधक का काम करता है, जल को बांधे हुए रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल की हानि को ये रोकता है। अब आपने कई मरुस्थलीय पादपों को ऐसे देखा होगा जिनमें क्या होता है, रंध्र रात्रि को खुलते हैं। क्या होता है, रंध्र का क्या होंगे, दिन के समय नहीं खुलकर रात्रि के समय यह खुलते हैं और रात्रि के समय ओपन होते हैं ये, और रात्रि के समय जब ये खुलते हैं तब ये अपने गैसों का आदान प्रदान आदि क्रियाएं करते हैं। तो आपने छोटी क्लास 12th क्लास में पढ़ा होगा
केम साइकिल, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। केम पाथवे आपने पढ़ा होगा। तो केम पाथवे इन पादपों में मुख्यतः चलता रहता है और वह रात्रि को ही चलेगा। इनमें रंध्र क्या होंगे, रात्रि को ही खुलते हैं। तो केम पाथवे इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जीरोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो रंध्र रात्रि के समय ओपन होते हैं। तो अपने कई वैज्ञानिकों ने रंध्रों के खुलने के लिए सिद्धांत अलग अलग प्रतिपादित किए हैं, जिनमें कि अपना ग्लूकोज का चेंजेस होना या स्टार्च का बदलना, इस प्रकार से अपने अलग अलग बदलाव भी आते रहते हैं, जिनके कारण ये रात्रि में खुलते हैं। अपने वैज्ञानिक थे लेविट और एंजन, उनके अनुसार क्या है, शर्करा और मंड का जब अनुपात कम हो जाता है तो ये ऐसी क्रियाएं घटित होती हैं। लेविट एर्विन, उसके अनुसार क्या है, शर्करा और मंड का अनुपात रेशो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संरचना में पाई जाती हैं। अब कुछ मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोलीन युक्त होते हैं। प्रोलीन की मात्रा उनमें अधिक होती है। जब इन पादपों में प्रोलीन अधिक पाया जाता है तो ये क्या करते हैं, जलबंधक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रोलीन अमाइनो एसिड्स इनमें क्या होगा, अधिक पाया जाता है। प्रोलीन अमाइनो एसिड्स क्या होगा, अधिक पाया जाएगा। और प्रोलीन अमाइनो एसिड्स के अधिक होने से ये क्या है, जल की हानि को कम पहुंचाते रहते हैं। और यह प्रोलीन क्या होता है, विषम परिस्थितियों में जीवन ये मूल्यों को प्रदान करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये प्रोलीन जब इनमें विषम अवस्थाएं आएंगी तो ये प्रोलीन क्या है, चेंजेस हो जाता है और इनको जल की पूर्ति करता है। तो विषम परिस्थितियों में यह सहायक होता है और जीवन मूल्यों के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, तो प्रोलीन इस प्रकार से कार्य करता है। अपने और भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कैटेलेज भी होता है, अपने कार्बोनेज भी होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग संरचनाओं बदलते रहते हैं और अपने पानी की पूर्ति को करते हैं, शर्करा का या किसी और पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का या फिर अपने फैट्स का क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं। और इनके अपघटन से क्या होता है, उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, जल की पूर्ति हो जाती है। तो जल की मात्रा कैसे हो जाती है, उनमें अत्यधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल रूप हमें अलग अलग कंडीशंस में दिखाई देते हैं। एक वैज्ञानिक थे अपने एल्सन, उनके अनुसार प्रोटोप्लाज्मिक तंतु के टूटने से कोशिका की मृत्यु भी होती है। तो पौधे में ये तंतु नहीं होते हैं। जिन पौधों में क्या होता है, अभी हमने बात की थी प्रोटोप्लाज्मिक तंतु या जीव द्रव्य तंतु की। तो अपने एक वैज्ञानिक थे एल्जिन, उन्होंने क्या बताया कि जिन मरुस्थलीय पादपों में जीव द्रव्य तंतु उपस्थित होते हैं तो वे अगर टूट जाते हैं तो उनसे क्या है, शुष्कता आरंभ हो जाती है और वह जल की हानि को ज़्यादा कर देते हैं, जल की हानि अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, और जिन पादपों में जीव द्रव्य तंतु नहीं टूटते हैं उनमें जल की हानि नहीं होती है। और इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो अपने कहलाते हैं जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु नहीं टूटते हैं तो क्या होगा, वह कैसे पादप कहलाएंगे, अपने जल अभाव प्रतिरोधी पादप
कैसे कहलाएंगे अपने जल अभाव प्रतिरोधी पादप, क्योंकि जल अभाव प्रतिरोधी पादपों में हमने देखा था कि वह जल के अभाव होने से भी क्या कर रहे थे, जल की कमी में भी वो सर्वाइव करने की क्षमता रख रहे थे। तो उनका मेन कारण यही था कि जीव द्रव्य तंतु नहीं टूटते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अनुकूलन क्षमताओं को देखा था, अनुकूलन क्षमताओं को हमने देखा। और इसके बाद में हम अपने मरुस्थलीय पादपों के बारे में और भी बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।